नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपके अपने परिवार पे शिक्षक भर्ती के चैनल पे आवर फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पे पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे संस्कृत मॉडल पेपर नंबर 4 है। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसके पिछले मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये मॉडल पेपर चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे में 30 क्वेश्चनों में से अपना जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन सारे यहाँ पे कंसेप्ट लिया गया, हर एक जैसे आपके गद्यांश पद्यांश में आता है, प्लस पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूरा कॉम्बिनेशन किया गया। दोस्तों 30 क्वेश्चन है तैयार किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है कि सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। अगर आपने इसके पहले वाला मॉडल पेपर देखा होगा तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों का अभी तक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया होगा। ठीक है कि सिद्धांत कौमुदी के पिछले बार क्या पूछा गया था। देखिए सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो आपके वरदराजाचार्य जी हैं। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाएगा सिद्धांत कौमुदी के तो भट्टोदीक्षित जी हैं और भट्टोदीक्षित के शिष्य ही आपके वरदराजाचार्य जी हैं। भट्टोदीक्षित ने क्या किया, सिद्धांत कौमुदी की रचना की और इनके शिष्य वरदराज आचार्य जी ने क्या किया, लघु सिद्धांत कौमुदी मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना करी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे कि झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। आपके सभी लोग 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो आपके जो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कहलाते हैं वह झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा, ये सारे कहलाते हैं, यानी बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है। आहा का, ईचा, छाजा, टाठा, ऋषि या लाता थादा। तो कंठ की बात कर रहे हैं तो आ हा का, इन तीनों का आप अपने मुख से बोलिए आवाज करके, आपको पता कंठ से उच्चारण होगा। आ हा का कंठ से आवाज आ रही है, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। का से ना तक, का से मा तक, सल प्रत्याहार के वर्ण या यण प्रत्याहार के वर्ण। देखिए अब ऐसा आता था, देखिए सभी लोग जानते हैं कि ऊष्म वर्ण सासा साहा होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, सासा साहा, ये 4 वर्ण हमारे कौन से कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। लेकिन अब कैसा प्रश्न बन गया कि आपको यह बताना है कि ऊष्म वर्ण में आप देखिए सल प्रत्याहार यण प्रत्याहार आ गया, का से माँ का से ना तक, ये तो ऊष्म वर्ण होते नहीं है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सभी लोग जानते हैं का से माँ जो होते हैं हमारे व्यंजन कहलाते हैं, का से माँ तक हमारे व्यंजन होते हैं। और उस वर्ण की बात करें तो उस वर्ण सभी लोग जानते हैं सासा साहा वर्ण होते हैं। और इनको कौन सा प्रत्याहार बोला जाता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इनको दोस्तों सल प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। या सल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं, सासा हा कहला जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। स्वागतम में कौन सी संधि हो जाएगी, आपके गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वागतम में कौन सी संधि हो जाएगी, सभी लोग कमेंट करेंगे। दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। तो स्वागतम में कौन सी संधि होगी, फटाफट कमेंट करेंगे। सुधन आगतम, क्या हो जाएगा, सुधन आगतम होगा। यानी कि दोस्तों ऊ और आ मिलके वा में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यणिच की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। शुधन आगतम बराबर स्वागतम, यानी कि यणच, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न पर है। दोस्तों इको यणिच सूत्र है, हमने बात किया था कि पिछले जो क्वेश्चन मॉडल पेपर कर रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना है, संभावित प्रश्न है दोस्तों ये। तो इको यणिच जो होता है किसके सूत्र कहलाता है, कौन सा स्वर हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, सभी लोग कमेंट करते हैं। देखिए दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, अकह सर्वेण दीर्घई होता है। और गुण संधि का आद्गुणय होता है। और आपका वृद्धि संधि का वृद्धिरेचि होता है। यानी कि इको यणिच मतलब क्या हो गया, यण संधि की बात करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि उत्तर प्रधान समास कौन सा होगा।
तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि हो जाएगा, द्वंद्व समास हो सभी लोग कमेंट करेंगे। उत्तर प्रधान समास होगा, तो तत्पुरुष समास हमारा क्या होता है, उत्तर प्रधान समास होता है। अगला प्रश्न है कि पंचपात्रम में समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्विगु समास है। सभी लोग जानते हैं द्वंद्व जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं और जहाँ पे संख्यावाची पहला पद होता है वह हमारा द्विगु समास होता है। तो पंचपात्रम अर्थात पंचानाम पात्राणाम समाहारय, ठीक है, 5 पात्रों का समूह, तो आपका यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे मित्रों से उम्मीद है कि आई होप सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को अभी तक सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जायसवाल सर आप सभी का नमन करते हैं दोस्तों, वेलकम करते हैं अवर फैमिली पर। दोस्तों दृश्य धातु में तून प्रत्यय का योग पर क्या बनता है। अगर आपकी यहाँ पर मान लीजिए दृश्य धातु हो गई, प्रश्न आ गया दृश्य धातु में आपको तुमुन प्रत्यय लगाना है। जब आप दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सी आपका जो है योग बनता है, तो वह जो योग बनेगा वह हमारा क्या बनता है दोस्तों, द्रष्टुम बनता है। क्या बनता है, द्रष्टुम बनता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दृश्य धन तुमुन द्रष्टुम, यानी देखने के लिए, अर्थात चित्रम द्रष्टुम बालकः आगच्छत, चित्र को देखने के लिए बालक आता है, ठीक है, यह बालक आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चित्रम द्रष्टुम बालकः, द्रष्टुम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये मान लीजिए वाक्य भी आ सकता है कि चित्रम द्रष्टुम बालकः आगच्छत, आपके गद्यांश पद्यांश में आ गया ये लाइन और इसमें से उठा के बोल दिया गया कि द्रष्टुम में ये बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपको बता देना तुमुन प्रत्यय है। या द्रष्टुम में धातु कौन सी होगी, तो आपकी दृश्य धातु हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसा आपको पता है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका हर एक क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर है दोस्तों। ददाति रूप दा धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन में होता है। अब देखिए ददातु रूप है और धातु क्या है, दा धातु है, तो किस लकार और पुरुष का, यानी दा धातु में किस लकार और पुरुष वचन में ददाति आएगा। आपके लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, या लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो दा धातु में जो ददाति आया दोस्तों, यह हमारा कौन सा कहलाएगा, यह हमारा लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन आएगा। अर्थात लट लकार का जो आपका जो प्रथम पुरुष में आएगा, प्रथम पुरुष में देखिए क्या आता है, ददाति, दत्तः, ददाति, ददति, यानी कि आपके लट लकार के प्रथम पुरुष में ददाति एक वचन, दत्त द्विवचन और ददति आपका क्या आ जाता है, बहुवचन में आ जाता है। आपको ददति पूछा गया है तो आमनी बहुवचन में आएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। अगला प्रश्न है, पितर किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। हम बात कर रहे हैं पितर की बात कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, पितर किस विभक्ति एवं वचन का रूप होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो पितर किस विभक्ति एवं वचन का रूप होगा, हम पितर की बात करें, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, विभक्ति से 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं, गद्यांश पद्यांश से पूछे जाएंगे, इसलिए आपके लिए ज़्यादा अभ्यास प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर के पोर्शन। और आपको पता है भाषा में अगर अधिकतम अंक आ गए, सिलेक्शन यहीं पे होता है। भाषा में अगर आपकी पकड़ है, यानी हमें भाषा में ग्रामर की पकड़ बहुत ही जरूरी है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो पिता जो पितरी है यह किस विभक्ति आएगी दोस्तों, यह हमारी सप्तमी विभक्ति का एक वचन आएगा। पिता का यह क्या है, रूप दिया गया है, और पिता का सप्तमी विभक्ति का एक वचन में पितरी होता है, द्विवचन में पित्रोय होता है और पितृसु बहुवचन में होता है। तो पितरी का रूप है क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन हमारा पितरी में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। रमाम, रमया, रमायई या रमाया है। तो रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति दोस्तों एक वचन कौन सा हो जाएगा, वह चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हमारा रमायई हो जाएगा। और चतुर्थी विभक्ति में रमा का क्या होता है, रमायई, रमाभ्याम, रमाभ्य। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रमायई हो जाएगा, द्विवचन रमाभ्याम और बहुवचन रमाभ्य हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाम मोदकम रोचते, इस वाक्य में जो माँ पद है, ठीक है, महाम माँ पद में चतुर्थी किस सूत्र से हुई है।
तो महा देखिए माँ पद में चतुर्थी हुई है, चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पर चतुर्थी जो हुई है वह किस सूत्र से हुई है? आपके संबोधन चा से, ठीक है, हिरिप से, स्थितय से, या आपके रुच्यर्था नाम प्रियमाणई से, या हेतु से। तो किस शिक्षण सूत्र से हुई है? अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए बहुत ज़्यादा अभ्यास होगा, जब टफ कंपटीशन आता है और आपको पता है कि 20 से 30% टफ क्वेश्चन होते हैं और वहीं पर सिलेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। और यह परिवार उन्हीं पर फोकस करता है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो राइट ऑप्शन आपका दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कर्मवाच से कृतवाच से एक प्रश्न जरूर आता है, कर्मवाच को कृतवाच में बदलना, ठीक है, या कृतवाच को कर्मवाच में बदलना। तो सह दुग्धम पीबती, वह दूध पीता है, इसका कर्मवाच क्या होगा? ठीक है, वह दूध पीता है, यानी कि यह कृतवाच में दिया गया है, इसको हम कर्मवाच में बदलना है। तो कर्मवाच में क्या बदलेंगे? तेन दुग्धम पीते, तेन दुग्धम पीते, तया दुग्धम पीते, या ते दुग्धम पीते। देखिए कर्मवाच, देखिए जहां पर कर्मवाच कहां पर होता है दोस्तों? जहां कर्ता की अत्यंत इच्छा हो जिस कार्य को करने की, उसे आप क्या होता है? कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। तो कर्मवाच यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तेन दुग्धम पीते, क्या हो जाएगा? स दुग्धम पीबती का कर्मवाच क्या हो जाएगा? तेन दुग्धम पीते हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उपमा प्रयोग के लिए कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? आप देखते होंगे संस्कृत में उपमा प्रयोग के लिए कौन से कवि जो है सर्वाधिक माने जाते हैं, या उपमा प्रयोग है सर्वाधिकम प्रसिद्ध है कवि अस्ति, प्रश्न में ऐसे संस्कृत में पूछा जाएगा। देखिए आपके भारवी है, श्रीहर्षई है, कालिदासई है, दंडी, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो उपमा प्रयोग के लिए कौन से सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? तो आपके कालिदास माने जाते हैं, और इनकी प्रसिद्ध जो रचना है उपमा की वह है दीपशिखा। दीपशिखा उपमा में प्रसिद्ध रचना आपके कालिदास की, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? आप जब पढ़ेंगे, यह दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, जैसे मैं आपको सभी को बताता हूँ। तो दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? एक दिलीप राजा थे, इनकी कहानी अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दिलीप की पत्नी का जो नाम था वह सुदीक्षणा नाम था, ठीक है। राजा दिलीप बड़े ही धर्मपरायण, गुणवान, बुद्धिमान और धनवान थे। यदि कोई कमी थी तो वह यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी, और सभी उपाय करने के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिली तो राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदीक्षणा को लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम संतान प्राप्त का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे थे। तो उनका क्या नाम था? सुदीक्षणा नाम था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है दोस्तों कि गुरुवपि विरह दुखमम शब्दा नाम साहयति, यह कथन किसका है? यानी कथन है कि गुरुवपि विरह दुखम शब्दा क्या लिखा हुआ, एक बार मैं रिपीट करूंगा। गुरुवपि विरह दुखम संबंध ही है शाहयति, यह कथन किसका है? प्रियमवदा का है, अनुसुईया का है, गौतमी का है, कनु का है? तो दोस्तों यह जो शायद आई थिंक ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, अनुसुईया का। जी हाँ दोस्तों, ये किसका कथन है आपका कि गुरुवपि विरह दुखम संबंध है शायद, यह कथन किसका है? अनुसुईया का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 को क्या कहते हैं? 49 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक प्रश्न जरूर आता है। एकोन पंचन सात 9 चत्वारिंशत या उपयुक्त सभी। तो 49 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो 49 को संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों? एकोन 50, यानी 50 से एक कम, तो आपको 49 आ जाएगा। फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि 49, क्या कह रहा है? 49 को मतलब 50 से क्या है? ये पहले ही, तो यानी कि 49, तो इसको भी 49 कहते हैं। और 9 चत्वारिंशत यानी 9 और चत्वारिंशत यानी 40, तो इसको भी 40 और 9 करेंगे 49 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। इन तीनों को 49 संस्कृत में कहते हैं। अगला प्रश्न है श्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि, इस वाक्य में अव्यय पद है। अब हमें अव्यय पद की पहचान करना है, इसलिए मैं दोस्तों आपसे बोलता हूँ व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी भाषा में अधिकतम अंक लाने के लिए, 30 में 30 लाने के लिए। तो श्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि, इस वाक्य में अव्यय पद है, क्योंकि आपको पता है भाषा में 30 में से 20 सभी लोग लाते हैं। जो सभी लोग लाते नहीं उनको आपको प्लस करना पड़ेगा, 22 प्लस आपको अंक लाना ही लाना पड़ेगा। 25 प्लस भाषा में अगर आपने ला लिया तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो श्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। तो स्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि क्या हो जाएगा? स्व यहाँ पे आपका दोस्तों अव्यय पद हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। बहुत ही सरल आसान सा क्वेश्चन है, आसान भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उपसर्ग का प्रयोग सभी लोग जानते हैं, धातुअम पूर्वम पदम अस्ति प्रयोगय अस्ति। धातु के पहले उपसर्ग होता है, धातुओं के बाद प्रत्यय होता है, धातु के मध्य में क्या होता है, धातु के मध्य में क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। धातु के मध्य में क्या होगा, तो यहाँ पे धातु के मध्य में कुछ नहीं होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, धातुओं के पूर्व यानी पहले, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किल अव्यय पद का अर्थ क्या होता है, नीचे इसलिए अवश्य ही यहाँ से। अब किल यह संस्कृत में है और इस अव्यय पद का अर्थ आपको हिंदी में बताना है। तो किल पद का अर्थ क्या होता है, अवश्य ही। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि गंधर्व राजपुत्री कायासीत, तरतलिका, मदलेखा, पत्रलेखा, कादम्बरी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फटाफट कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कादम्बरी हो जाएगा। और गंधर्व जो है दोस्तों ये प्रजाति, ये जो जाति है आपकी, ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि यह गंधर्व जो प्रजाति है यह देवों की प्रजाति है, देवों की निम्न प्रजाति गंधर्व कहलाती है और इसका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ज़्यादा डिटेल के साथ तो नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है, बृहत्तई के अंतर्गत कौन नहीं सम्मिलित है। देखिए बृहत्तई के अंतर्गत कौन नहीं सम्मिलित है यह बताना है, ठीक है। किरार तर्जनीयम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम, शिशुपाल वदनम। तो देखिए बृहत्तई के अंतर्गत 3 आपके आते हैं, ठीक है। 3 महाकाव्य आते हैं, तीनों महाकाव्य कौन से, एक है शिशुपाल वधन, एक है नैषधीय चरितम, एक है किरार तर्जनीयम। ये तीनों बृहत्तई के अंतर्गत तीनों महाकाव्य आते हैं, लेकिन रघुवंशम आपका नहीं आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदांगों की संख्या है, वेदांगम संख्याम अस्ति, ठीक है, चत्वारी है, खट, सप्त, 5, पंच। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांग हमारे कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं, वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ कहलाता है और वेदार्थ ज्ञान में क्या होता है, सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहते हैं। पहला होता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्तक। ये 6 आपके वेदांग कहलाते हैं हिंदू धर्म के। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकई शब्द काव्यम, यह किसका लक्षण है, तो आचार्य विश्वनाथ का आपने पढ़ा था कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, लेकिन रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम यह हमारे दोस्तों जगन्नाथ जी का, आचार्य जगन्नाथ जी का यह, ठीक है, क्या है आपका स्टेटमेंट है, कथन है, परिभाषा है काव्य की। अगला प्रश्न है कि दृश्य साधन के अंतर्गत आता, आपको मैंने बताया कि दृश्य शब्द से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे हम हिंदी की बात करें चाहे संस्कृत की बात करें, दोनों भाषा में। तो दृश्य साधन के अंतर्गत कौन आएगा, सभी लोग जानते हैं, रेडियो श्रव्य में आता है, ध्वनि आपका श्रव्य में आता है, ग्रामोफोन श्रव्य में आता है, लेकिन श्यामपट्ट ये हमारे दृश्य साधन है, क्योंकि श्यामपट्ट दिखाई देता है। जो भी लिखेंगे, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो श्यामपट्ट में लिखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, दृश्य, तो एक दृश्य साधन का कार्य करता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 2-3 प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, मनुष्य को मनुष्य बनाने में सहायक होती है। देखिए शिक्षा तीनों में है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहलाती शिक्षा, आप जीवन पर्यंत सीखते रहेंगे, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, ये भी सही बात है, और मनुष्य को मनुष्य बनाने में सहायक होती है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्यता यानी यही है कि ये अपना जो कार्य है, अपना व्यवहार है, वह शिक्षा के माध्यम से ही, इसलिए बोलते हैं शिक्षा ही प्रकाश है। और अगर शिक्षा है तो आपका जो व्यक्तित्व है, जो मनुष्य है, हमारा परिवार है, समाज है, शिक्षित है तो जरूर प्रकाशमय होगा, यानी कि मनुष्य को मनुष्य बनाने में सहायक होता है। देखिए यही हमारा लोगो है कि शिक्षा ही प्रकाश है। इसका जो मेन टारगेट था या मेन कह सकते हैं लोगो रखने का, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कहीं भी जाकर अपना क्या क्या वर्चस्व बना सकते हैं, और शिक्षा है तो आप सबसे बड़ा धनी वही व्यक्ति होता है जिसके पास शिक्षा है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आप सभी को सबसे बड़ा धनवान मानता हूं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को। डी ऑप्शन के साथ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि पठन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन होती है, पठन शिक्षणम सर्वोत्तम विधि अस्ति, ठीक है। पठन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी, वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब हमें ना पता हो तो हमें क्या करना है, पठन को कैसे बोलेंगे भैया, मैं पढ़ रहा हूँ तो यानी बोल रहा हूँ,
बोल रहा हूँ तो संस्कृत में क्या बोलते हैं, वाक को क्या बोलते हैं, बोलना बोलते हैं। तो पठन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आपकी वाक शिक्षण विधि कहला जाएगी। ठीक है, यह आपका पद शिक्षण भी होता है, ये भी ध्यान देना है, पद शिक्षण या वाक शिक्षण। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस भाषा में ध्वनि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम आपके किस भाषा में ध्वनि का जो है वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था। फ्रेंच में, संस्कृत में, अरबी में, ग्रीक में। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत की भाषा की पढ़ रहे हैं, तो देखिए भाषा की जब क्लास होगी तो भाषा के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सर्वप्रथम किस भाषा में ध्वनि का वैज्ञानिक विश्लेषण है, तो आपकी संस्कृत भाषा में ही होगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है कि संस्कृत शिक्षण के स्तर होते हैं प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर या उपयुक्त सभी। नीचे कमेंट बॉक्स से फटाफट कमेंट करेंगे कि संस्कृत शिक्षण के स्तर कितने होते हैं और 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अगर 25 प्लस इसमें है तो बेहतरीन आपकी तैयारी है, डेली क्लासेस अटेंड करें। 25 से अगर कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, सारे मॉडल पेपर, सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी भाभी तापा कतापिकाओं का, सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर, धन्यवाद सभी का।